आसानी पॉइंट अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। खबरों से भरपूर आज का दिन है और जानकारी का एक तूफान है। समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू किया जाए। फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए इंटरव्यू जिसमें इंकशाफात हैं, वो इंकशाफात वो भी हैं जिनके हवाले से ये खाक सर भी अक्सर औकात आपको मालूमात देता रहा, या फिर वो अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद हो जिसमें पाकिस्तान के हालिया इलेक्शंस के ऊपर साफ़ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, मीडिया, डेमोक्रेसी के मामलात के ऊपर सवाल उठाए गए हों, या पाकिस्तान का रद्दअमल हो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का, या दफ्तर ख़ारजा का रद्दअमल हो, या उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनकी सरकार जब हालिया दिनों PTI ने सोशल मीडिया पे 71 के हंगाम वीडियोज़ अपलोड की सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर, तो ये कह रही थी हुकूमत के इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और उससे पहले हमें इस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि 9 मई वालों से बात नहीं हो सकती। तो आज बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आ रहे थे शहबाज शरीफ साहब, वो ना सिर्फ मिल बैठ के बातचीत करने की पेशकश कर रहे थे, ऑफ़र कर रहे थे इमरान खान साहब को, बल्कि आज जब वो आए तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हाथ भी मिलाया अपोजिशन रहनुमाओं से। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी होगी, इसे बेल वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, मैं साथ में आज इस्लामाबाद पिंडी में सिक्योरिटी हुकाम ने एक ब्रीफिंग का अहतमाम भी कर रखा था कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम नामी ऑपरेशन है, ये है क्या? उसमें भी कई सवाल खड़े हुए, ये ऑपरेशन है, कोई विज़न है, कोई स्ट्रेटजी है? तो ब्रीफिंग देने वालों का मौक़िफ़ क्या था, उसके निकात क्या हैं? PTI, JUIF, KP और बलूचिस्तान की जमातों को राम किए बगैर इस स्ट्रेटजी, विजन या ऑपरेशन से कैसे नताइज हासिल होंगे, बड़ा अहम सवाल है। और आज KP में ग्रैंड जरगा भी हुआ, असद कैसर भी वहाँ मुखातिब थे, उसकी करारदाद भी सामने, जिन्होंने इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया कि जब तक पार्लिमान में बहस नहीं होगी हम इसमें ताउन नहीं कर सकते। तो बड़ी संजीदा ये डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, और इसको इंतहाई संजीदगी से देखने की ज़रूरत है, बजाय इसका कि आप पॉलिटिकल लेंस सर्टन बायस और अनबायस का लगा के इसे देखें। थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इनका करना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि ये अचानक से कोई रूनुमा होने वाले वाक़यात नहीं हैं, और ये कोई यानी को टुल्ला भी नहीं है, बड़ी बारीक बीनी से इन्हें समझने की ज़रूरत है। मैं उसकी मिसाल आपको एक ट्वीट की सूरत में पेश कर देता हूँ। हमारी बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा, और मुल्क की हालात पे अक्सर वो लिखती भी हैं, उनका अपना एक सोच भी है, लेकिन उनका जो ट्वीट है वो मैं इसलिए आपको के आगाज़ में वीलॉग में पेश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा क्या कह रही हैं। वो कहती हैं कि इंतहाई कमज़ोर हुकूमत की निशानी चीन के वज़ीर-ए-आज़म का बयान, जो वज़ीर आए थे सीनियर, अमेरिका में करारदाद की मंजूरी, हुकूमत बैकफुट पर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दबाव में फ़ौरन PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र, इमरान खान को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ बात करें। शहबाज शरीफ की ऑफ़र, लेकिन क्या हुकूमत बताएगी कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत किसी भी कैदी की मुकदमात और जेल की मुश्किलात ख़त्म कर सकती है? इस तरह तो हुकूमत अज़ खुद PTI का बयानिया दुरुस्त साबित कर रही है कि मुकदमात झूठे और हुकूमत के बनाए हुए हैं। हुकूमत ने खुद ही इमरान खान को NRO की ऑफ़र कर दी है। अजब कन्फ्यूज़ हुकूमत है, एक दिन कहती है इमरान खान से कोई बात नहीं होगी, अगले दिन यू टर्न लेकर मुज़ाकरात की ऑफ़र ले आती है। इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है जिससे दीगर ममालिक को ये तक जवाब नहीं दिया जाता कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। भारत में इलेक्शन से कबल सियासी मामलात पर किस मुल्क का बयान आया और भारत ने किस तरह इसका जवाब दिया, कम अज़ कम भारत से ही सीख लीजिए। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की ऑफ़र आते ही PTI भी NRO के लिए तैयार हो गई है कि इमरान खान को रिहा करें फिर मुज़ाकरात करें। ये गरीदा फ़ारूकी साहब का ट्वीट इसलिए अहम है कि इसमें उस मुद्दे की जानब निशानदेही की जा रही है कि हुकूमत बैकफुट पर है। चीनी वज़ीर हों, अमरीकी करारदाद हो, PTI का असर रसूख हो, या PTI रहनुमाओं के आए दिन बयानात हों, ये वो रहनुमाएँ फवाद चौधरी समेत दीगर जिनको मीडिया पे आप देख रहे हैं जो चुप का रोज़ा रखे हुए थे, मजबूर थे, दबाव में थे, बेबस थे, या कुछ और कह लें। शेख रशीद इवन ईद पे 20-22 इंटरव्यूज़ चले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बारीकी से चीज़ों को समझें और उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करें, इसको डिस्कोर्स करने, क्रिटिकल डिस्कोर्स करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बहक जाएँ या जज्बाती हो जाएँ। तो ये अचानक से जो सब कुछ हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये लोग चुप थे, अब ये बोल रहे हैं और इन्हें चुप भी नहीं करवाया जा रहा। शेख रशीद जो मनपसंद हैं, रहे हमेशा गेट नंबर 4, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और अब जो मोहतरमा का ट्वीट भी मैंने पढ़ा, उसमें भी निशानदेही हो रही है कि हुकूमत बैकफुट पर है। तो गो के जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रेजोल्यूशन है, उस पर रद्दअमल भी आया है। ये जो इमरान खान साहब को पेशकश और NRO और उनका जवाब है,
मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप समझें तो आई थिंक ये हुकूमत की मजबूरी बन चुकी हुई है। पहले अगर वो मजबूरी नहीं थी तो अब बन चुकी हुई है। और वजह यह है कि अज़्म इस्तेहकाम या कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि चीन हो दीगर ममालिक हों, वो सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर किए बगैर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अगर आपने उनको बेहतर करने के लिए कोई ऑपरेशन को विजन को स्ट्रेटजी लॉन्च करनी है तो वो केपी में पीटीआई और जेयूआई, बलूचिस्तान में भी दीगर जमातों के साथ, जमात इस्लामी भी अब सिंध में भी है, पाकिस्तान भर में भी है, ये तमाम जमातें जो मुखालिफ हैं, क्योंकि इनका असर रसूख उन दो सूबों पे, इनको राम किए बगैर आप ये मकासद हासिल नहीं कर सकते। जबकि पेशावर में हुआ ग्रैंड जरगा भी इसकी मुखालफत कर रहा है। तो ये अब इनकी बनी है मजबूरी। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की स्टेटमेंट करारदाद कहाँ है कहाँ नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होती बाय द वे सदर बाइडन के लिए, किसी भी सदर के लिए। रेजोल्यूशन हमारे यहाँ भी कई पास होती रहती हैं। ये वही अमरीकी वाने नुमाइंदगान की रेजोल्यूशन हैं जहाँ इन्होंने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के हक़ में भी करारदाद मंजूर की थी। खैर, इसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, उनका किरदार क्या, और ये 368 हक़ में और 7 मुखालफत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर बात मैं करूँगा बाद में। तो ये उनकी मजबूरी है शहबाज सरकार की कि जो वो चाह रहे हैं वो हासिल नहीं हो सकता जब तक इन्हें इंगेज ना किया जाए। और अब इमरान खान साहब के पास वो वक्त है कि जहां वो डटे हुए थे, साबित कदम थे, वो मज़ीद डटे रहें। उनके रहनुमा का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले हमारे रहनुमा को छोड़ें, रिहा करें, फिर बात होगी आपसे। ये कोई उन्होंने एनआरओ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने बात की है, क्योंकि राना सना खुद कह रहे हैं कि मुकदमा तो कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो लंबे अरसे तक जेल में रहें, अदरवाइज़ तो इद्दत केस में कल फैसला आ जाना है, 90% चांसेस हैं कि उसमें भी बरी हो जाएंगे वो। फिर क्या रखेंगे आप, कैसे रखेंगे उन्हें अंदर? तो दूसरा जो मामला है अमरीकी वाने नुमाइंदगान की करारदाद का, उसका मैं जिक्र कर दूँ। पाक पैक नामी ये तंजीम है, 20 डॉक्टर्स, इसमें डॉक्टर असद मलिक का शहबाज गिल शुक्रिया अदा कर रहे थे। 368 हक़ में आए हैं और 7 मुखालफत में वोट आए हैं। अनप्रेसिडेंटेड। हुसैन हक्कानी साहब हूँ, दीगर माहिर हूँ, वो तो ये कह रहे हैं बाइंडिंग नहीं होती जी, करारदाद है, रेजोल्यूशन है, ये अमरीकी सदर पे या अमरीकी हुकूमत पे बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन इसका इम्पैक्ट इखलाकी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तज्ज़िये में, तबसरे में आएगा। और जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है या उनका जो असर रसूख है वो साबित होगा। तो आप कब तक आंखें बंद किए बैठे रहेंगे और कहेंगे जी हमारे मामलात में दखल अंदाजी है? दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, ख्वाजा आसिफ का, वो जो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन के मुखालिफ भी तो आपने करारदाद जमा करवाई थी। आपके यहाँ भी अगर यूएन से हम मुतालबा कर दें कि आपके इलेक्शन में भी धांधली होती है तो यूएन इंक्वायरी करे, तो आपको कैसा लगेगा? ये बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इखलाकी ज़्यादा है कि जो आवाज़ जेल बैठे शख्स की है, जिसके ऊपर लोगों ने वोट दिया, जो कुछ उन्होंने भुगता, वो दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। दुनिया भर के वाने नुमाइंदगान, रिप्रेजेंटेटिव्स, कानून साज उस पर बात कर रहे हैं। वो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी सिफारिशात जो हैं वो की हैं अपने सदर से, अमरीकी सदर से। वो ये कहते हैं, आप उसकी करारदाद अगर देखें गौर से, H.RES 901 नंबर ये करारदाद है। इसमें वो ये फरमाते हैं, बात करते हुए ये तमाम 368 लोग, पहले वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का बताते हैं 1947 से लेकर अब तक हम कहाँ कहाँ किन किन मुआहिदों में शरीक रहे, एक दूसरे के अलाई रहे। फिर वो कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बशमूल पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तानी अवाम की राय की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। हम जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, जो बाइडन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करे ताकि डेमोक्रेसी इंश्योर हो, ह्यूमन राइट्स इंश्योर हों, रूल ऑफ लॉ प्रवेल करे पाकिस्तान में। तीसरा मुतालबा वो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, एंड दी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल गारंटीज़ ऑफ ड्यू प्रोसेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तमाम वो बातें जो इमरान खान और पीटीआई की जमात कर रही है वो इस रेजोल्यूशन में लिखी हुई है। हम कंडेम करते हैं उन अटैम्प्ट्स को जिससे अब पाकिस्तान के लोगों की जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में उसको दबाया जा रहा है, हरासमेंट के ज़रिए, इंटिमिडेशन के ज़रिए या डिटेंशन के ज़रिए, यानी जो पकड़ धकड़ है, और कोई भी वायलेशन जो ह्यूमन राइट्स की हो रही है या सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की हो रही है। और कंडेम करते हैं हर उस एफर्ट को जो पॉलिटिकल इलेक्ट्रिक जुडिशल प्रोसेस को रोक रहा है। और साथ एंड पे मुतालबा वो कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हुए 2024 के, उसकी आज़ादाना मुनसिफाना तहकीकात की हम मांग करते हैं, धांधली ज़दा ये इलेक्शन है। तो ये इट्सेल्फ इनफ है, बोल रही है ये करारदाद। इम्पैक्ट क्या होगा वो तो मैंने बताया, इखलाकी और समाजी होगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है। अब आ जाते हैं ज़रा जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब, जो कि फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में
कि उन पे जो तशद्दुद हुआ, कैसे जो उन्होंने पार्टी छोड़ी, ट्वीट एक सरकारी एहलकार ने लिखा। वैसे इस चीज़ का तो ये खाकसार भी अपने वीलॉग्स में फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपको याद होगा बड़ी तसलसल से बात मैं करता आया हूँ कि किन हालात में उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो वापस आना चाह रहे हैं, उनकी राह में रुकावट मौजूदा क़यादत है। और फवाद चौधरी भी मौजूदा क़यादत को इमरान खान के जेल में अंदर होने की वजह करार दे रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि वो कौन शख्स थे, कौन लोग थे जो ये कहा करते थे कि इमरान खान के बारे में फ़ौज को भड़काते थे और फ़ौज को इमरान खान के बारे में भड़काते थे। वो ये बता रहे हैं कि वो जब पार्टी आई थी जहांगीर तरीन के अलीम खान की, उसमें वो मजबूरन गए थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। ट्वीट उनके जो लिखा गया था पार्टी छोड़ने का, वो अभी उनकी टाइमलाइन पे पड़ा, वो कह रहे हैं किसी सरकारी अफसर ने लिखा है। वो अपने ऊपर तशद्दुद की वारदात उसका जिक्र भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो फ़ौज से रब्ता ना रखना था ना, जो इमरान खान साहब का मशवरा था, ये गलत था। इस बात पे मैं दाद दूंगा और कायल भी हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी हूँ, शाम महमूद हूँ, परवेज़ इलाही हूँ, दीगर सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हूँ, इनका एक ना इंगेजमेंट रहती थी इदारों से भी, सियासी जमातों से भी। इंगेजमेंट के होते हुए खला पैदा नहीं होता था। जब खला नहीं होता तो डिसकनेक्टिविटी नहीं होती और फिर एक रब्त होता है जिसकी वजह से बातचीत का माहौल आगे बढ़ता है। जो मौजूदा क़यादत है, दे आर नॉट नोन टू इवन खान अप टू द मार्क एंड टू द इस्टेब्लिशमेंट। ये बात उनकी ठीक है। अगर ये लोग होते तो, और यही लोग जो है ना अभी मौजूदा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हालांकि रऊफ़ हसन साहब इनको दताड़ते हैं, ये उनको दताड़ते हैं, यही लोग जो हैं, ये फवाद हूँ या दीगर लोग हूँ, उनकी पीटीआई में वापसी की राह में बड़ी रुकावट भी हैं। ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। आने वाले दिनों में आप ऐसे और इंकशाफात सुनेंगे, देखेंगे, और अगर वो ना रुके इंकशाफात ऐसे और ना आपने देखे, तो मेरा ये ख्याल है कि सिस्टम जो है ना वो वीक हो रहा है, डिटेरिएट हो रहा है, इसलिए ये मार्जिन निकल रहा है कि ये लोग बात कर रहे हैं अब खुल के, या इनका खौफ भी दूर हो चुका है। तो अगर ना आए तो फिर समझ लीजिएगा कि दबाव की एक लहर दोबारा आ गई है। जो अज़्म इस्तेहकाम की मैं बात आपसे करने जा रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट आज सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हुई। उसमें ये बताया गया कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है जिसमें कोई नए टैंक्स उतरेंगे, कोई ऐसा इलाका तो है नहीं जो नो गो एरिया है, कोई इलाका खाली तो करना है नहीं है। ये जो नेशनल एक्शन प्लान था 2018 से इंटैक्ट 2023 तक, उसी का आगे एक्सटेंशन है, जिसमें वो काम जो हमने करने थे, 14 निकात थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो 14 निकात जो मैंने नोट भी किए, वो ये थे कि जी हमने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ इंटॉलरेंस करनी है कि मिलिटेंट ना आए, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है सीटीडी काउंटर टेररिज्म के इदारों की, और एक्शन करना है हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए फैलते हुए जो फैलाव में मददगार होते हैं, और जो फाइनेंसिंग होती है दहशत गर्दों की उसको रोकना है, जो एरियाज़ हैं उनको मर्ज करना है जो खाली करवाए गए हैं, और वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हुकूमतों को एम्पावर करना है, और रिकॉन्सिलेशन बलूचिस्तान में करनी है, और अफ़गान रेफ्यूजीज़ की पुरअमन तरीके से इनक़लाब यकीनी बनाना था, रिफॉर्म्स करनी है हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और फॉलो अप करना है सिटी केसेस में। इसमें ये वो कह रहे हैं सिक्योरिटी हुकाम ज़िम्मेदार कि ये सब जो कि नेशनल एक्शन प्लान में लिखा था 14 निकात, उन पे अमल नहीं हो रहा, इसलिए अज़्म इस्तेहकाम हम कर रहे हैं कि इस पर अमल करना है। ऑपरेशन नाम की ऐसा कुछ शय नहीं है। हालांकि मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी पीटीआई समझती है कि इसकी आड़ में एक ऑपरेशन किया जा रहा है, और वो इलाके जहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है, जहाँ पे शाम को थाने बंद हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं वहाँ पे 3-4 माह बाद सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं लफ्ज़ अदा करूँ जो मौलाना ने कहे। जो इनका थीसिस है ना हुकूमत का, वो मेरे पास पड़ी हुई है, ये एनुअल रिव्यू रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2023 की जो है ना, ये मेरे पास पड़ी, इसका मैं मुताला भी आज कर रहा था। इसमें फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो फॉलो अप है काउंटर टेररिज्म केसेस का, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ होता क्या है। क्या हमारे पास सिटी की अदालतें मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म की जो इन्हें डील करती हैं? अप टू द मार्क नहीं है, और ये छूट जाते हैं, केस इनमें बरी हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस पेंडिंग केसेस जो हैं पंजाब में वो 48 हैं, सिंध में 115 हैं, केपी में 195 सबसे ज़्यादा, बलूचिस्तान में 208 इससे भी ज़्यादा। तो ये दो सूबे केपी बलूचिस्तान में पेंडिंग केस काउंटर टेररिज्म के वो सबसे ज़्यादा हैं जो कंसर्निंग है। जो लोग पकड़े गए 2023 की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो पंजाब में 334 पकड़े गए दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, जुर्म में, सिंध में 163, केपी में 722 और बलूचिस्तान में 103। जिन लोगों के कन्विक्शंस हुई, अब ये है मुद्दा वो काबिल कंसर्न जो है। पंजाब में 152 की कन्विक्शन हुई, पकड़े हालांकि वहाँ पे गए थे 334, ठीक है, और सिंध में 33, हालांकि पकड़े गए 163, और केपी में 722 लोग पकड़े गए दहशतगर्द और सिर्फ 14 की कन्विक्शन हुई। तो सिस्टम में लूप होल तो है ना हजूरे वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ संजीदगी से गौर करें। और बलूचिस्तान में पकड़े गए जनाब अली 103 और कन्विक्शन सिर्फ 10 की हुई।
तो जो इस तरह के जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो फिर सवाल उठाते हैं इस्तेदाद कार के ऊपर हमारे इदारों की। और जहाँ तक कोर्ट्स का ताल्लुक है, काउंटर टेररिज्म की कोर्ट्स का ताल्लुक है, तो उसमें भी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मसलन पंजाब में 23 कोर्ट्स हैं एंटी टेररिज्म के हवाले से, सिंध में 32 हैं, बलूचिस्तान में 9 हैं, केपी में 13 हैं। बलूचिस्तान और केपी में सबसे ज़्यादा वाक़यात है, वहाँ कोर्ट सबसे कम है। अब वो जो इलाके खाली करवाए थे उनको रिहेबिलिटेट करना, मर्ज करना, उनके जो हकूक़ थे जो आपकी आइनी तरामीम के तहत उनको मिलने थे, वो किसने पूरे करने थे? हुकूमत ने। मुझे ये ख़दशा है कि इन फ्लॉज़ की जानिब निशानदही करके मौजूदा निज़ाम की इनएफिशिएंसी हाईलाइट होती है कि दिस सिस्टम इज़ अनएबल टू डिलीवर। यही वजह है कि कब से हम 2002 से शायद 20-22-24 साल हो गए ऑपरेशन करते करते थक गए हैं। तो इनएफिशिएंसी है इस निज़ाम की, इनकम्पिटेंस है कि जो इलाके खाली होते हैं वहाँ पे रिहेबिलिटेशन या उसकी जो रीबिल्ड है वो नहीं हो पाती। तो ये जो फैक्टर मैंने गिनवाए हैं ये इनएफिशिएंसी को हाईलाइट करते हैं। इनएफिशिएंसी से मुराद कहीं ये तो नहीं है कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, सियासी जमातें मान नहीं रहीं, हुकूमतें काम नहीं कर रहीं। तो इस सब में कुछ और फार्मूला, कुछ और सॉल्यूशन तो नहीं फिर तंग आके लगाना पड़ जाएगा। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ भी दब रही है, तो मुझे आज के लिए आप इजाज़त दें। आमिर अपना फैसल वाडा साहब ने अलबत्ता माफ़ी मांग ली सुप्रीम कोर्ट से मेरे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी उन्होंने मांग ली। कल खान साहब की जो इद्दत केस है उसमें खबर ही है फ़कीर की कि बरी हो रहे हैं, लेकिन कोई और कार्रवाई शायद डल जाए उनके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।